जब विजय ने प्रभास थापा के कंधे को ठीक करने की बात कही तो उन लोगों को उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि फ्रोजन आर्म एक दुर्लभ समस्या थी और प्रभास थापा इस समस्या से काफी दिनों से जूझ रहे थे, जिसे ठीक होने में महीनों या साल भर का टाइम भी लग सकता था। फिर यह कैसे पॉसिबल था कि विजय बस उसे कुछ ही देर में ठीक कर देगा? यहां तक कि महेंद्र प्रताप ने भी उसे संदेह से देखा। विजय अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा, अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी इसका इलाज कर देता हूं। वैसे भी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो बोलते बोलते अब तक प्रभास के पीछे आ चुका था। तुम मुझे कैसे ठीक करने वाले हो? प्रभास उलझन में लग रहा था। बेशक, मेरे हाथों से। अब चुप रहो बिग ब्रो प्रभास। विजय ने अपनी बाहों को फैलाया और अपनी उंगलियों को चटकाया। फिर उसने प्रभास के कंधों पर अपनी हथेलियां रख दी। उसने अपने शरीर में ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए हल्की सी सांस ली, फिर उसे अपनी हथेलियों तक पहुंचाने लगा। कुछ देर बाद वो उसके कंधों को उंगलियों की मदद से अलग अलग एंगल पर दबाने लगा। जैसे जैसे विजय की उंगलियां प्रभास के कंधों को दबा रही थीं, उसे कुछ गर्माहट सी महसूस हो रही थी और उसे अपने शरीर में एक गर्म धारा बहती हुई महसूस हो रही थी, जो बहुत ही आरामदायक थी। विजय कुछ मिनट बाद रुक गया। प्रभास को इतना सुकून मिल रहा था, उसे एहसास ही नहीं हुआ विजय कब रुका था, और जब उसे एहसास हुआ वो थोड़ा उदास नजर आने लगा। मेरा काम पूरा हो गया बिग ब्रो प्रभास, विजय ने अपने हाथों को छटकाते हुए कहा। अब आप थोड़ा हाथ हिलाने की कोशिश करो। विजय, तुम्हारी मसाज करने की स्किल्स अमेजिंग है। तुमने ये कहां से सीखी? मसाज के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ साल छोटा हो गया हूं। प्रभास अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी पूरे बॉडी को चटकाने लगा, लेकिन जब वो अपने हाथ को ऊपर नीचे कर हिलाने लगा, उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। ओह, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। ये ठीक हो गया है। ये सच में ठीक हो गया है। प्रभास बहुत उत्साहित लग रहा था। वो मुड़ा और खुशी में उछलते हुए विजय के गले लग गया। अमेजिंग! विजय, तुम तो एक चमत्कारी लड़के हो। महेंद्र जी अभी भी संदिग्ध लग रहे थे। प्रभास, क्या तुम्हारा हाथ सचमुच ठीक हो गया है? हाँ यार, मैं भला झूठ क्यों बोलने लगा। ये ठीक हो गया है, पूरी तरह से ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे कोई बेचैनी भी महसूस नहीं हो रही है। मैं अभी बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ, जैसा मैं जवानी के दिनों में था। बाकी लोग भी अवाक थे। यह असंभव लग रहा था। क्या उसने सिर्फ रगड़कर और मालिश करके प्रभास के कंधे को ठीक कर दिया था? अगर यह बात पहले उनसे किसी ने कही होती, वो लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन यह विजय था जिसे वो देख रहे थे। अगर वो वजन घटाने वाली और ब्यूटी क्रीम जैसी चमत्कारी औषधियां बना सकता था, तो वो इस तरह की अद्भुत मसाज भी कर सकता था। इसके अलावा प्रभास को देख ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वह झूठ बोल रहा था। मिस्टर मोहन हंसा और कहा, मुझे बस इतना पता है कि हमारे विजय भाई के पास कमाल की छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। छोटे भाई विजय, मुझे मानना तो पड़ेगा, सच में तुम्हारे पास अद्भुत कलाएं हैं। मिस्टर महेंद्र ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। तो क्या तुम मेरे पैर और मेरी पीठ भी ठीक कर सकते हो? आजकल मुझे काफी तकलीफ होने लगी है। और मेरे भी। मुझे हाल ही में अपने सीने में जकड़न सी महसूस हो रही है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है विजय। मेरी खोपड़ी पर इस गंजी जगह को देखो। क्या इसके लिए कोई अद्भुत बाल वृद्धि औषधि है? मिस्टर सोहम, मिस्टर शंकर और बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी समस्याएं बताते हुए कहा। जल्दी मत करो, एक एक करके, विजय ने जल्दबाजी में कहा। भाई महेंद्र, आपकी कमर और पैर की समस्याओं का इलाज करना आसान है। मुझे उनकी बस कुछ मसाज करनी होगी और वो कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगे। अब आपको इस उम्र में ज्यादा न्यूट्रिशन वाला फूड खाना चाहिए। विजय ने एक पल के लिए सोचा, फिर आगे कहा, कैसा रहे अगर मैं आपके लिए किसी दिन शरीर को मजबूत करने और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक औषधि बना दूं? मैं गारंटी देता हूं कि इसे लेने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ओके, ओके, थैंक्स लिटिल ब्रो विजय, मिस्टर महेंद्र ने खुश होते हुए कहा। फिर विजय मिस्टर सोहम की ओर मुड़ा। मिस्टर सोहम के बाल पतले थे और उनकी खोपड़ी के बीच में एक गंजा धब्बा था। यह पुरुष पैटर्न गंजापन का मामला था। मिस्टर सोहम ने विजय की ओर आशा भरी नजरों से देखा। विजय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बालों के बारे में कुछ कर सकते हो? विजय ने इसके बारे में थोड़ा सोचा।
उसे याद आया कि डिवाइन बुक में ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में लिखा था जो बालों के विकास को बढ़ावा देती थी। उसने सिर हिलाया और कहा, आपके बालों की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन मैं इसके लिए किसी और दिन औषधि बनाऊंगा। ओके, थैंक्स विजय। मिस्टर सोहम ने राहत की लंबी सांस ली। सोहम अपने गंजेपन से काफी लंबे समय से परेशान था। उसने कई अलग अलग प्रकार की दवाएं भी लीं और अलग अलग तरह का उपचार भी कराया, लेकिन किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो हर दिन धीरे धीरे अपने बाल झड़ने से काफी परेशान था। विजय के जवाब में उसे आशा की एक किरण दिखी। विजय, चलो ड्रिंक करते हैं। ये टोस्ट मेरे गंजेपन के नाम, मिस्टर सोहम। उसके लिए एक ग्लास ड्रिंक लेकर आए और फिर ड्रिंक करने लगा। उसके बाद विजय ने सभी लोगों की प्रॉब्लम्स की जांच की। फ्रोजन आर्म जैसे शरीर के दर्द का इलाज वहीं पर मसाज करके किया जा सकता था, लेकिन गंजेपन जैसी बीमारियों के लिए औषधि बनाने की जरूरत पड़ती, जिनका इलाज वहां पर करना मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने सबको बाद में औषधि बनाकर देने का वादा किया। विजय, सच में तुम किसी चमत्कारी हकीम से कम नहीं। प्रभास ने उसे पकड़ लिया और उसके लिए ड्रिंक डालना बंद नहीं किया। विजय पहले ड्रिंक के साथ बुरा हुआ करता था, लेकिन जब से वो शक्ति बढ़ाने के रास्ते पर चला था, बिना नशा हुए वो कितनी भी ड्रिंक कर सकता था। वो फिर एक के बाद एक ड्रिंक का ग्लास खत्म करने लगा। मिस्टर मोहन और बाकी लोग यह देखकर हैरान रह गए। रात का डिनर करने के बाद वो लोग घर जाने से पहले थोड़ी देर बातचीत करते हैं। उनके जाने से पहले मिस्टर मोहन और बाकी लोगों ने विजय से उसका बैंक अकाउंट मांगा। उन सभी ने उसे कुछ पैसे ट्रांसफर किए। सबसे कम 10,000 और सबसे अधिक 50,000 रुपए थे। पलक झपकते ही विजय के पास लगभग 2 लाख रुपए और हो गए। विजय ने देखा कि उसके फोन पर लगातार पैसे क्रेडिट होने के नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं। अगर ऐसा पहले होता तो वो बहुत खुश होता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे इतने पैसे देखने की आदत सी हो गई थी, इसलिए उसके एक्सप्रेशन काम रहते हैं। मिस्टर मोहन थोड़े नशे में दिख रहे थे। विजय उसे कार तक ड्रॉप करने आया और मिस राधिका को ड्राइव करने के लिए बोला, विजय, मेरे पीछे आओ। आहाना ने उसे देखते हुए कोमल आवाज में कहा। वो अपना हैंडबैग पकड़े सीधी खड़ी थी। उसके पीछे की रोशनी ने उसके चेहरे को ड्रीमी कलर्स में रंगा हुआ था। इस समय वो भयावह रूप से सुंदर लग रही थी। विजय उसे देखते हुए कुछ समय के लिए कहीं खो सा गया था। कुछ देर बाद होश में आते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था। आहाना हंस पड़ी। यह हंसी एक फूल के खिलने जैसी थी और उस सुंदरता का वर्णन करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे रात में तारे चमक रहे हों। विजय ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोंचा और उसे अजीब तरह से इधर उधर देखने लगा। चलो, आहाना ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुरा दी। उसने अपने सिल्की बालों को चेहरे से हटाया, फिर मुड़कर आगे की ओर चलने लगी। विजय भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। विजय, मुझे पता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से नहीं जानती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास इतनी अद्भुत स्किल्स हैं। तुम सच में अमेजिंग हो, लेकिन तुम फिर भी डिलीवरी की जॉब क्यों करते हो? आहाना ने विजय की ओर मुड़कर देखा। उसकी आकर्षक आंखों में कुछ अलग सी चमक महसूस हो रही थी। पहले मैं जीवन जीने के लिए जॉब करता था, लेकिन अब जब मैं औषधि से काफी कमाई कर रहा हूं, तो मैं जल्द ही नौकरी छोड़ दूंगा, विजय ने जवाब दिया। फिर ठीक है, तुम कुछ और ब्यूटी क्रीम बना सकते हो और फिर उन्हें मुझे दे सकते हो। तुम मुझे जितनी भी दोगे, मैं उन्हें तुम्हारे लिए बेच दूंगी, आहाना ने कहा। थैंक यू मिस आहाना, इट्स ओके, तुम्हें इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों बातचीत करते हुए पैदल सड़कों पर चल रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग फिर से दिल्ली 6 रेस्टोरेंट के पास आ जाते हैं। विजय, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। दिल्ली 6 रेस्तरां की पार्किंग में जाते हुए आहाना ने अपनी फेरारी की ओर इशारा करते हुए कहा, इट्स ओके। वैसे भी टाइम ज्यादा हो रहा है, मैं टैक्सी लेकर घर चला जाऊंगा। यहाँ से नगीना गांव काफी दूर है, आपको वापस आने में ज्यादा देरी हो जाएगी, विजय ने कहा। आहाना ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया और अपनी स्पोर्ट्स कार की ओर चली गई। तभी ब्लैक कलर की कुछ कारें पार्किंग में आती हैं और दोनों लोगों के सामने जोर से ब्रेक मारती हैं। सभी गाड़ियों के दरवाजे खुले और डरावने चेहरे वाले कई हट्टे कट्टे लोग बाहर निकले, जो दिखने में किसी गैंग के गुंडे लग रहे थे। विजय के चेहरे का रंग बदल गया। उसने सिचुएशन समझने की कोशिश की और सोचने लगा,
आखिर क्या हो रहा है? उसका ध्यान एक कार पर गया जो बहुत लग्जरियस लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह इन लोगों के लीडर की कार थी। उस लग्जरियस कार का दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया जो लगभग 30 साल का लग रहा था। उसका शरीर एकदम फिट था और उसका चेहरा कठोर था। उसके बाएं गाल पर चाकू का निशान था जिसने उसकी क्रूरता को और बढ़ा दिया। अच्छा, तो तुम हो वो हैंडसम लड़के? जब वो कार से बाहर निकला तो उसने विजय की ओर देखा। उसकी नजरें एक खूंखार भेड़िए की तरह थीं। तुम बहादुर तो लग रहे हो, वरना किसी की इतनी हिम्मत कहाँ जो मेरी गर्ल की तरफ आंख उठाकर भी देखे। विजय की भौहें थोड़ी हिली और उसने आहाना की ओर देखा। आहाना का चेहरा ठंडा था। फिर उसने चिल्लाकर कहा, राघव बत्रा, बेहतर होगा कि तुम अपनी लिमिट्स में रहकर बात करो। मेरा तुम्हारे साथ कभी कोई संबंध नहीं था। मैंने तुमसे कई बार कहा है, मुझे परेशान करना बंद करो। आहाना ने जो कहा उसे सुनने के बाद विजय समझ गया। यह आदमी उसका पीछा करने वालों में से एक था। राघव बत्रा के माथे पर लकीरें उभर आईं और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा क्रूर दिखने लगा। आहाना, तुम मेरा पहला प्यार हो, तुम इसे कभी क्यों नहीं समझती? तुम्हें इस तरह के छोटे लड़के के प्यार में पड़ना पसंद है और मुझे अपनाना नहीं। मुझे बताओ, भला ऐसी क्या कमी है मुझ में जो तुमने इस जैसे छोटे लड़के को पसंद किया? राघव, तुम मेरा पीछा छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाली। आहाना ने जोर से कहा। मैं तुमसे प्यार करके तुम्हारे भले की सोच रहा था, लेकिन तुम्हें तो कुछ और ही मंजूर है। अगर ऐसा है तो मुझे भी प्यार से पेश आने की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। इस लड़के को मार दो। अगर वो मुझे नहीं मिल सकती तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। उसने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा। क्या राघव बत्रा विजय को सच में मरवा देगा? आखिर क्या होने वाला है, आगे इस कहानी में जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ ZA एक्सप्लेन।